हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। आज डेट हमारा 1 अगस्त 2022 है। ठीक है। और आज ही से एक नया रूल आरबीआई ने लागू कर दिया है। इसको बहुत सारी बैंक्स आज से मैंडेटरी कर देगी, क्योंकि ये रूल 1 जनवरी 2021 में आ गया था, बट ऑप्शनल था। जिसको यूज करना है करे, नहीं करना नहीं करे। बट आज से 1 अगस्त 2022 से ये मैंडेटरी हो जाएगा, और बहुत सारे बैंक्स इसको मैंडेटरी कर दिए। तो इसका नफ़ा नुकसान ये सब समझने की कोशिश करते हैं। सीपीपीएस, सेंट्रलाइज पॉजिटिव पे सिस्टम। तो हम आपको बताएंगे कि सीपीपीएस है क्या, ये क्यों लाया गया, इसका डिटेल्स क्या है, और ये नहीं आता तो इसके घाटे क्या थे, और इससे आने से फ़ायदा क्या है। तो ये चीज़ों को मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों, आप देखेंगे कि हमारा व्हाट इज़ सीपीपीएस। तो ये आप पढ़िए, तब तक मैं आपको सिंपल सा लैंग्वेज में समझा देता हूँ। सीपीपीएस एक्चुअली चेक पेमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए लाया गया, फ्रॉड को मिनिमाइज करने के लिए लाया गया। बहुत बार ऐसा होता था, फॉर एग्जांपल, कि आपने चेक किसी को साइन करके दिया विश्वास पर 5000 का, फॉर एग्जांपल। कम होता है ऐसे इंस्टांसेस, बहुत होते हैं। ठीक है। और चूंकि आप एक सीधा साधा आदमी है, तो आपने 5000 लिखा, और वर्ड्स में 5000 रुपये जो लिखना होता है, या 5000 रुपीज़, वो नहीं लिखा। सामने वाला, लेने वाला, एक और जीरो बढ़ाया, एक और जीरो बढ़ाया, वो 50,000 या उसको 5 लाख किया, और उसको रिम्बर्स करा लिया। अगर आपके अकाउंट में उतने पैसे थे तो उसने ले लिया। ठीक है। फिर ऑब्वियसली ये ट्रैक्ड होता है, रिकॉर्डेड रहता है, बट इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होती है, क्योंकि चेक पे 5 लाख लिखा हुआ तो, और आपकी साइन है, तो बैंक दे देगी। आपको उस आदमी से डील करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे तो ये सब केसेस को ख़त्म करने के लिए, ये सब केसेस बिल्कुल बंद हो जाएंगे सीपीपीएस आने के बाद। ठीक है। तो इस तरह के फ्रॉड। और दूसरा चीज़ है, कभी कभी आपका साइंड चेक कहीं गिर जाता है, तो कुछ भी अमाउंट भर के और वो रिम्बर्स भी कर सकता है आदमी ना, क्लियर करा लेगा चेक। तो वो सब केसेस भी मिनिमाइज हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जीरो हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी लिमिट है। 50,000 से कम के चेक के लिए सीपीपीएस का जरूरी नहीं है डिटेल देना। 50 से ऊपर, और कुछ बैंक ने 5 लाख के ऊपर तो मैंडेटरी ही कर दिया है कि आपको सीपीपीएस में डिटेल देना ही पड़ेगा। आप डिटेल अगर नहीं देते हो तो आपकी वो चेक रियलाइज होगी ही नहीं। अब आते हैं कि वेयर कैन यू प्रोवाइड द डिटेल। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, सीपीपीएस में आपको कुछ डिटेल्स, चेक से रिलेटेड डिटेल जो है बैंक को जमा करना है। ठीक है। तो आप बैंक को कैसे कैसे जमा कर सकते हैं, उसका तरीका बताता हूँ। एक तो आप जो भी मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो, तो मोबाइल बैंकिंग में आप सीपीपीएस ऑनलाइन रिक्वेस्ट में जाओगे, सीपीपीएस होगा वहाँ पर, या चेक डिटेल्स करके वहाँ पर आप ये डिटेल प्रोवाइड करोगे। सिमिलर वे जो इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, वो इसके थ्रू इंटरनेट बैंकिंग में दे देंगे। उसी तरह आप कॉल सेंटर जो बैंक का होता है, आप कॉल करके भी उनको बोल सकते हो कि मेरा हाई वैल्यू का चेक है और मैं सीपीपीएस के लिए डिटेल देना चाहता हूँ। तो आपको, आप वहाँ डिटेल, कॉल सेंटर का एग्जीक्यूटिव जो होगा आपके बिहाफ पे डिटेल ले लेगा। फिर कोई आप बैंक ब्रांच विजिट करके भी ये चीज़ कर सकते हो। आज से आपको बैंक, बहुत सारे बैंक में एक अलग फॉर्म रहेगा सीपीपीएस के लिए, उसमें कुछ फील्ड्स रहेंगे चेक से रिलेटेड, तो डिटेल आप डालोगे और जमा कर दोगे, तो बैंक का जो क्लर्क है, कैशियर है, वो आपके बिहाफ पे ये चीज़ें कर देगा। दूसरा चीज़ है कि हम एसएमएस के थ्रू भी बहुत सारा रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप एसएमएस के थ्रू भी एक फॉर्मेट होगा, आप वो चीज़ कर पाएंगे। दूसरा चीज़ है कि क्या क्या डिटेल देना है। सीपीपीएस तो ठीक है, हम जान लिए कि कुछ डिटेल बैंक्स को देना है, और वो डिटेल रहेगा तभी चेक रियलाइज होगा। अगर वो डिटेल्स नहीं है तो चेक रियलाइज नहीं होगी। सो द डिटेल्स दैट यू नीड टू प्रोवाइड इज पेई नेम, किसके नाम पे आपने चेक काटा है, चेक अमाउंट, चेक नंबर, चेक डेट, अकाउंट नंबर और अकाउंट नेम। ये 6 फील्ड मिनिमम आपको देना ही देना पड़ेगा। अब कुछ कुछ बैंक्स इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू भी रख सकते हैं, जैसे पैन नंबर या समथिंग लाइक दैट, कुछ और, बट ये मिनिमम फील्ड्स रहेंगे ही रहेंगे। तो अब बहुत लोग को पता होगा, वैसे कुछ लोग हैं जिनको शायद पता न चले कि पेई नेम क्या है, चेक अमाउंट क्या है, चेक नंबर हमें कहाँ से पता चलेगा, ये चेक डेट क्या होता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक का। देखो, तो ये जो नाम, आप जिसके नाम से चेक काटते हो, उसको हम पेई नेम बोलते हैं।
यहाँ पर तो अमाउंट आप लिखते हो, ये अमाउंट इन व्हाट, ये देख रहे हो ना 60,000 लिख कर एक स्लैश और एक लाइन मारा गया है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ऐसा करना चाहिए, इससे क्या होता है कि आगे कोई नंबर को एडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर डेट है, तो दिस इज द चेक डेट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो पहला 6 डिजिट होता है यही होता है हमारा चेक नंबर। और यहाँ मोस्ट बुक में CTS 2010 के बाद अकाउंट नंबर प्री प्रिंटेड होता है, बट अभी भी ग्रामीण एरिया में और ग्रामीण बैंक जो बैंक होंगे ना वो ये ब्लैंक रहता है और यहाँ आपको मैनुअली अकाउंट नंबर भी डालना पड़ता है। तो ये अकाउंट नंबर हो गया। और ये ट्रांजैक्शन कोड होता है जो कि बैंक इंटरनल के लिए यूज करती है, इससे हमारा कोई लेन देन डायरेक्टली नहीं है। सो दोस्तों आप चेक डिटेल समझ गए। अब ये हाउ टू सबमिट द डिटेल, तो सबमिट डिटेल कैसे करेंगे, इसके लिए जैसे मैंने आपको बोला है कि आप या तो बैंक जाके एक फॉर्म भरोगे और दे दोगे, दैट इज़ द सिंपल वन। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि आप कॉल सेंटर को फ़ोन करके उनको बताओगे, वो भी कर देंगे। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, बैंक में जाके फॉर्म फिल कर देना है। और आने वाला दिन में, अभी ये नहीं है बट आने वाला दिन में ये ATM के थ्रू भी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाना चाहिए, तो आप कहीं ATM में जाकर भी डिटेल्स पंच कर सकते हो। अब दूसरा है कि व्हाट इफ आई डू नॉट सबमिट। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि मैं अगर ये CPPS में अपना डिटेल नहीं देता हूँ तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये CPPS को मैंडेटरी कुछ बैंक ने कर दिया है, बट अभी भी RBI ने इसको मैंडेटरी नहीं बोला है। RBI का कहना है कि ये डिस्क्रिशन ऑफ कस्टमर है, मतलब कस्टमर डिसाइड करेगा कि उसको डिटेल देने हैं कि नहीं देने हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल है। लेकिन कुछ बैंक्स ने 5 लाख अमाउंट के ऊपर आज से 1 अगस्त 2022 से मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि 5 लाख से ऊपर का चेक एक हाई वैल्यू चेक होता है, तो बैंक नहीं चाहती है कि ऐसे चेक्स को किसी के नाम पे भी रियलाइज किया जाए। दूसरा चीज़ है, कुछ बैंक्स ने 50,000 के ऊपर वाले चेक के लिए गाइडलाइन जारी किया है कि CPPS में आपको डेटा देना चाहिए। अब नहीं देते हो तो भी चेक रियलाइज होगा, बट 5 लाख वाला चेक तो रियलाइज होना बंद हो जाएगा नॉर्मली। अब आता हूँ कि अगर आप डिटेल नहीं देते हैं तो क्या होगा। जैसे मैं बोला 5 लाख से ऊपर वाला चेक शायद रियलाइज ही ना हो आज के बाद से, बट इन केस रियलाइज होता भी है तो द राइट टू रेज अ कंप्लेन अंडर CTS डिस्प्यूट। पहले क्या होता था कि चेक अगर गलत तरीके से या गलत आदमी ने भंजा लिया है तो उसके लिए हम कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन जब आपका चेक डिटेल्स अगर नहीं रहेगा ना तो आप वैसे कंप्लेन भी रेज नहीं कर पाओगे। यू विल लूज द राइट टू रेज अ कंप्लेन अंडर CTS डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म इन केस ऑफ अल्टर्ड चेक पेड फ्रॉम द अकाउंट विल बी फॉरफिटेड। मतलब आपने चेक दिया लेकिन कुछ लोगों ने उसको चेक को अल्टर करके कुछ मॉडिफाई करके अगर चेक रियलाइज करा लिया है तो आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे अगर आपने CPPS में डिटेल नहीं दिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप CPPS का फैसिलिटी को यूज़ कीजिए, ये आपका सिक्योरिटी के लिए है और आपके बेनिफिट के लिए है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि CPPS जो आज से लागू होने वाला है, आज से ये रूल लागू हो चुका है इनफैक्ट, तो आप समझ गए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं जो चेक का यूज करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ समझाइए कि अब आज के बाद से अगर बड़ा चेक जब भी काटते हैं तो जस्ट बैंक विजिट करना है और चेक डिटेल्स फॉर्म में फिल करके जमा कर देना है, ताकि आपका चेक सही अमाउंट के साथ सही लोग के पास ही पहुँचे। एक चीज़ और आपको बता देना चाह रहा हूँ, जैसे देखिए क्या होगा, ये चेक में मैंने 60,000 का काटा है, ठीक है। अब किसी ने 6 को चेंज करके 80 कर दिया तो ये 80,000 हो जाएगा ना। बट आप जब CPPS में डिटेल दिए रहोगे ना तो आप देखो चेक अकाउंट नंबर और चेक अमाउंट भी दिए हो, तो आप अमाउंट भी फॉर्म में भर के दोगे, तो जैसे ही रियलाइजेशन के टाइम मैच होगा कि CPPS में आपने 60,000 दिया है और चेक जो आया वो 80,000 का है, तो ऐसे केसेस को सीधे फ्रॉड डिक्लेयर करके बैंक अपने बिहाफ पे ही इस चेक को रियलाइज़ नहीं करेगी और चेक जो जमा करने गया है उस पर डायरेक्ट एक्शन हो सकते हैं। तो ये मेरा एक दिखाने का तरीका था, एग्जाम्पल था, और ये प्रोसेस शायद आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू।